यू चेंज, एज यू चेंज यू ग्रो। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आप बदलते हैं, और जैसे जैसे आप बदलते हैं आप आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी नेक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हम इंसान मैक्सिमम हमारी जो जिंदगी है वो किसको समर्पित करते हैं। हमें लगता है कि हमारी फैमिली बहुत प्रायोरिटी है। उसमें भी हमें लगता है कि बच्चों के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करना चाहिए। मैक्सिमम हम पेरेंट्स के लिए सोचते हैं। उसके बाद में हमारे जॉब के लिए, यानी उसको हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। और बहुत एक कम ऐसे इंसान होते हैं जो देश के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसे रेयर स्पीसीज ह्यूमन की होती है कि जो पर्यावरण के किसी स्पेसीज के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करती है। आज की जो कहानी है वो ऐसे एक इंसान की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण के एक स्पेसीज यानी कछुए के लिए समर्पित की। आज की कहानी है टर्टल मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सतीश भास्कर। और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कछुए के नाम की। लेकिन कैसे, ये अभी समझते हैं। ये आईआईटी ग्रेजुएट है मद्रास से। इन्होंने इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट किया। 70s में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में ये जब जॉब कर रहे थे तो एक बॉटनिस्ट सर के साथ उनका कांटेक्ट हुआ। और उनके कांटेक्ट होने के बाद में उनको ये पता चला कि भारतीय तट यानी जो 7516 किलोमीटर इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कछुओं का बहुत बुरा हाल है। और ये कछुए जो है भारत के पूरे तट पे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इनकी प्रजाति इतने ही कगार पे है कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में, ये बात 70s की है, नेक्स्ट जनरेशन में शायद 90s में लोगों को, बच्चों को पता भी ना चले कि कछुए क्या होते। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि कछुए जब जमीन पर आते हैं और अपना ब्रीडिंग करते हैं तो वो लोकेशंस पता ही नहीं थे, जिसकी वजह से जो पोचर्स है यानी जो तस्करी करने वाले थे वो तो अपना काम कर रहे थे, वो कछुओं को चुरा के लेके जाते थे। अननेसेसरी या अनअवॉर्डिंगली, मतलब अननोइंगली, कुछ जो फिश वाले हैं उनके नेट की वजह से भी ये जो इनके ब्रीडिंग लोकेशंस थे वो खत्म हो जा रहे थे। पूरे गवर्नमेंट को ये डेटा चाहिए था कि हमारे तट पे ऐसी कौन सी ब्रीडिंग लोकेशन है जहां पे ये कछुए आते हैं। लेकिन किसी के पास में रिकॉर्ड नहीं था। ये 70s में अकेले निकल पड़े ये देखने के लिए कि हमारे भारत के तट पे कौन से ब्रीडिंग लोकेशन है जो कछुओं के लिए समर्पित हमें रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। जब हम देखते तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये सिर्फ अपने साथ में एक रेडियो ट्रांसमीटर और नोटबुक लेके निकल पड़े। एक नहीं, 2 साल नहीं, इन्होंने 19 साल यानी 4000 किलोमीटर भारत के जो तट है वो पूरे वो घूमे। चाहे वो अंडमान रहे, निकोबार रहे, साउथ रहे, महाराष्ट्र रहे, गुजरात रहे, लक्षद्वीप रहे, हर एक तट पे वो गए। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे ये कछुए आते हैं और ब्रीडिंग लोकेशंस करते हैं। ये जो पूरा बेस है उनका नोटबुक था, जो कि बाद में प्रकाशित हुआ रिसर्च पेपर करके। ऐसे ये पूरे जर्नी में कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने उनको 4 4 महीने, एक बार तो ऐसा है कि 4 महीने उनको सिर्फ बिस्किट्स पे निकालने पड़े। ना उनको कोई बोट दिखी, ना कोई इंसान दिखा। बाद में कुछ आदिवासी जमात थी, वो आए और उन्होंने उनको फिश दिया यानी खाना दिया। 2004 में जब सुनामी आई, ये 73 ईयर्स ओल्ड थे और उनको वन साइड फेशियल पैरालिसिस भी हुआ था। ये होने के बावजूद जब सुनामी में अंदर कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, इन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। क्योंकि एक ब्रीडिंग लोकेशन था हॉकबिल्स नाम के कछुओं का, जो कि बहुत ही रेयर है पूरे वर्ल्ड में। वो संवर्धन करने के लिए ये उसको देखने के लिए सुनामी में कूद पड़े। ऐसे इनका समर्पण था सिर्फ कछुओं के लिए। उनका ये बोलना है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो शायद नेक्स्ट जनरेशन के लिए कछुए बचे ही ना। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी उसका नोट किया है, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और इनके बाद में आज कई ऐसे जनरेशन है जिनके नोटबुक को रिपोर्ट्स मान के ये लोकेशंस को संवर्धित करते हैं। आज एमसीएल में बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी समर्पित की है। और इसी समर्पण के हिसाब से हम एमसीएल एक मिसाल बनाएंगे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन की। चलिए अभी हमारे ऊर्जा सोर्स और एमसीएल के एमडी एंड सीईओ को बुलाते हैं और ये वेबिनार आगे बढ़ा दें। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो।
तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के तौर पर स्थापित करना है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनकी अपनी मार्केटिंग नेटवर्क है। सन 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस साल एक क्रांति की शुरुआत करनी है। क्रांति जो दुनिया बचाने के लिए होगी, क्रांति जो एक क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए होगी, क्रांति ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए होगी। दोस्तों, इस साल हम दुनिया को दिखा देंगे कि हर एक चीज जो आज तेल से हम बना रहे हैं उसे 100% रिप्लेस किया जा सकता है ऐसी चीजों से, ऐसी वस्तुओं से जो हमारे खेतों से आएगी, जो हमारी जरूरतों को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेगी और उसी के साथ साथ इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगी। और ये सब बदलाव करने के लिए जन आंदोलन होगा और इसी जन आंदोलन की शुरुआत हमें इस साल करनी है। दोस्तों, ये क्रांति की शुरुआत करने के लिए इस साल हमें क्या करना है उसका प्रॉपर बिजनेस रोडमैप हमने तैयार किया है और उसके तहत हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे, हर एक उद्योजक के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसपे कम से कम 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट और कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट रहेंगे। और ये सब काम करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसकी व्यवस्था हमने की है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको वेरीफाई कर सकती है, उसको कंफर्म कर सकती है। हाँ, कुछ टेक्निकल चीजें थी कि जिसकी वजह से जितनी फास्ट, जितने एफिशिएंटली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट या यूटिलाइज करना चाहते थे उसको कर नहीं पाए। लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत ही फास्ट, स्मूथ और एफिशिएंट होगा और कुछ ही दिनों में ये जो फंडिंग का इशू है हमारे परिवार से पूरी तरह से मिट जाएगा और हम लोग सब मिलकर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो है बिजनेस। दोस्तों, हमें इस ट्रांच के साथ 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है। लेकिन जिस तरह से टाइम फ्रेम चल रही है, जिस तरह से हमने लक्ष्य रखा है कि हमें इस साल में 200 एमकोल प्रोजेक्ट पूरे करने हैं इस आर्थिक वर्ष में, तो उसके हिसाब से हम इस लिस्ट में कई सारे प्रोजेक्ट हम ऐड करने वाले हैं जिसके बारे में हम आपको अवगत करेंगे। लेकिन दोस्तों, एमकोल ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे एमसीएल के लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये एक प्रोडक्ट है जो हमें दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बनाएगा। ये एक प्रोडक्ट है जो हमें बहुत बड़ा ब्रांड इस सेक्टर में बनाएगा। इनफैक्ट एमकोल एक खुद क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो अपने आप में एक नए क्रांति की शुरुआत करेगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रही है और वो है रिन्यूएबल एनर्जी, और जिसकी वजह से ये सेक्टर दुनिया का बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है। आज की तारीख में एनर्जी के ऊपर $3 ट्रिलियन यानी 255 लाख करोड़ इतने खर्च हो रहा है। उसमें से 2/3 यानी $2 ट्रिलियन यानी 170 लाख करोड़ आज इस रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च हो रहे हैं। कहाँ खर्च हो रहा है? तो एक खर्च हो रहा है सोलर के ऊपर, एक खर्च हो रहा है विंड पावर के ऊपर, एक खर्च हो रहा है हाइड्रोजन के ऊपर। और क्या ये सब चीजें सच में सस्टेनेबल है? क्या क्या सच में ये सब चीजें, ये सब जो ऑप्शन है, ये हमें हजारों सैकड़ों सालों तक रिन्यूएबल वे में, अक्षय वे में ये हमें ऊर्जा प्रदान कर सकते? तो बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में जितनी एनर्जी इनको लगाने में लगता है वो बहुत ज्यादा है और बस कुछ ही सालों में पता चल जाएगा कि कितने रिन्यूएबल या कितने अक्षय है। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई भी चीज, अगर हमें अक्षय चाहिए, अगर सस्टेनेबल चाहिए, रिन्यूएबल चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, एक ही सोर्स है और वो है खेती। और ये जो पैसे आज इन चीजों में खर्च हो रहे हैं वहां नहीं खर्च होने चाहिए। ये सभी जो निवेश वहां जो खर्च हो रहा है वहां नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए हमारे खेतों में, ये होना चाहिए हमारे किसानों पर। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बेहतर एस्टेब्लिश सोर्स अगर कोई है तो वो है बायोफ्यूल, तो वो है ये एमकोल, और पूरी दुनिया जानती है इसको। और ये एमकोल ऐसी ऊर्जा है, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आने वाले दिनों में हजारों सालों तक हमें ऊर्जा भी प्रदान करेगा और इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगा।
तो इसीलिए ये सब पूरा जो निवेश है, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस राइट वे में जाना चाहिए, और यही इस साल हमें एस्टैब्लिश करना है। दोस्तों, एमकोल यानी बायोफ्यूल, ये कार्बन न्यूट्रल है या कार्बन निगेटिव, ये पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया कई ऑलमोस्ट 3 डिकेड से, यानी 30 सालों से इस बायोफ्यूल के ऊपर काम कर रही है, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि 2 सबसे महत्वपूर्ण इशू थे। एक तो इशू था रॉ मटेरियल का, यानी अगर बायोफ्यूल आपको बनाना है, जैव ईंधन बनाना है, तो उसको लिए रॉ मटेरियल आपको 5 से 10 गुना लगता है। तो कहां से लाए इसका रॉ मटेरियल? और दूसरा, जब ईंधन आपको चाहिए तो बहुत बड़े स्केल में चाहिए। तो इतनी बड़ी स्केल में ये सब चीज, यानी ईंधन और रॉ मटेरियल को संभालना, हैंडल करना, ये पूरा वैल्यू चेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और ये दोनों इश्यू एमसीएल ने सॉल्व किए हैं, और यही यही सॉल्यूशन हमें इस साल दुनिया के सामने रखना है, ये 200 प्रोजेक्ट करके। और ये 200 प्रोजेक्ट करके हमें दिखाना है कि एमकोल हर जगह, हर एप्लीकेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हर तरह की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह के कमर्शियल एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेस के ऊपर आने वाले दिनों में पावर जनरेटर्स होंगे। इसके बेस पे पूरी तरह से क्लीन कुकिंग फ्यूल का प्रॉब्लम हम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करेंगे। जितने भी पावर प्लांट आज नेचुरल गैस और इस कोयले के ऊपर चल रहे, सब इस एमकोल के ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमें इस साल एस्टेब्लिश करना है, ये दो। और हम नहीं चाहते कि ये पूरा एमकोल सिर्फ हम ही बनाए और दुनिया हमसे खरीदे। हम तो सिर्फ दुनिया को एक सही रास्ते के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप अपने देश में खेती कीजिए, आप अपने देश में खेती कीजिए। आप ये जो निवेश हो रहा है वो अपने लोगों में, अपने किसानों के ऊपर, अपने खेती के ऊपर खर्च कीजिए। वो वहां से ये रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कीजिए और अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। तभी जाके पूरी दुनिया इस सस्टेनेबिलिटी के ट्रैक के ऊपर चलेगी। हम ये दिखाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, हम दुनिया को एक सही राह पर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये चीज होगी, जब दुनिया को हम दिखा देंगे कि सही राह क्या है और सही रास्ता क्या है सस्टेनेबल ईंधन का, और ये खेती करने जब दुनिया निकलेगी, तो दुनिया में सबसे ज्यादा खेती अगर कोई देश कर सकता है तो वो अपना भारत है। रशिया आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस की निर्मित करता है और बेच रहा है, लेकिन और वो हमसे 5 गुना बड़ा है रशिया, लेकिन उसके पास इतनी खेती नहीं जितनी भारत के पास है। अमेरिका, चीन हमसे 3-3 गुना बड़े, लेकिन उनके पास इतनी खेती नहीं जितनी हमारे पास है। तो लोग जब सही राह को समझेंगे और खेती के ऊपर जाएंगे, उस लेवल पे, उस रास्ते पे भी सबसे बड़ा काम अगर कोई करेगा तो अपना भारत देश है। आज हमारे देश में 2,60,000 ग्राम पंचायत है, और इसमें से 2 लाख ग्राम पंचायत में भी अगर हमने एमकोल प्रोजेक्ट लगाया, तो हम दुनिया के लिए 20 से 25% हम ईंधन तैयार कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। उनके पास इतनी खेती नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से हम अभी रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जितने क्षेत्र से आज हम नेपियर ग्रास से बायोमास निकाल रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं, वो बढ़ेगा। अभी हमने देखा है कि हम एक बेस करके पर हेक्टर 500 टन बायोमास से 500 टन नेपियर ग्रास निकलता है, ये हम पकड़ के चलते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन आज भी अगर जो रिसर्च या डेवलपमेंट का जो हमारा प्लॉट है, वहां हमने प्रति हेक्टर 1800 से भी ज्यादा टन प्रति वर्ष हम पहुंच गए। तो आने वाले दिनों में उसी क्षेत्र से ज्यादा आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा बायोमास होगा। और उस टाइम अगर हम बात करेंगे तो शायद हो सके दुनिया के लिए 25 से 30% इतना ऊर्जा का हम निर्माण करेंगे। और हमें ये जो 200 प्रोजेक्ट अलग अलग तहसील में करने हैं, आपके भी तहसील का जो पोटेंशियल है वो एक प्रोजेक्ट का नहीं है। आपके तहसील में जितने ग्राम पंचायत है ना, उतने प्रोजेक्ट हमें लगाना है और उतना आपका पोटेंशियल है। अगर आपके हमारे तहसील में अगर 60 ग्राम पंचायत है, तो हमारा पोटेंशियल है 60 ग्राम पंचायत, 60 एमकोल प्रोजेक्ट्स का। और हो सकता है कि अभी हम 30 टन पर डे के प्रोजेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यही 40 टन, 50 टन, 60 टन प्रति डे, ऐसी कैपेसिटी पे हम लोग चले जाएंगे। तो जो पोटेंशियल आज हमारे देश का है, जब ये पूरी अर्थव्यवस्था तेल से लेके जब कृषि पे आएगी, जब सही रास्ते पे आएगी, तो भारत का पोटेंशियल दुनिया में सबसे ज्यादा है। किसी भी देश से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये बायोफ्यूल, ये एमकोल एक दुनिया में जो आज विषमता फैल रही है उसको भी कम करे। आज क्या हो रहा है कि जिसके कंट्रोल में आज एनर्जी है, जिसके कंट्रोल में आज क्रूड ऑयल है, वो कुछ भी करता है, यानी वो डिक्टेट करता है, वो मनमानी करता है, वो चाहे वो कर सकता है। और ये आज से नहीं, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई है तब से लेके जो भी देश
इस एनर्जी को और ऑयल ऑयल को कंट्रोल कर रहा है, वो दुनिया की पावर को कंट्रोल कर रहा है। अभी ये देखिए कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू होके 2 साल से भी ऊपर हो। अभी जब इसकी युद्ध की शुरुआत हुई तब पूरे यूरोपियन देश जो थे वो यूक्रेन के पक्ष में थे। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे रशिया उसके विरोध में सभी यूरोपियन पक्ष और यूक्रेन साथ में होकर लड़ाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई किसी भी यूरोपियन देश ने उसमें हिस्सा लिया नहीं। और इसका कारण है कि ये सभी जो यूरोपियन देश है, ये सभी यूरोपियन देश आज की तारीख में उनकी पॉलिसी है कि कोयले को पूरी तरह से हटाना है, एलिमिनेट करना है। और इसलिए जहां जहां कोयला है वहां उन्होंने रिप्लेस किया है नेचुरल गैस। सभी उनके पावर प्लांट, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशन सभी चल रहे हैं इस नेचुरल गैस के ऊपर। और रशिया इन सभी यूरोपियन देशों को 40% नेचुरल गैस सप्लाई करता है। तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई रशिया के खिलाफ कुछ बोलने की, और रशिया ने अपनी मर्जी की दोस्तों। और ये जो तेल है, यानी ये तेल विषमता का भी एक बहुत बड़ा कारण है। हर देश की एक करेंसी है। अभी करेंसी में भी आप देखो तो कम ज्यादा है। करेंसी आपका, हर देश की करेंसी का वैल्यूएशन क्या होगा वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके व्यापार के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके ऊपर। लेकिन इसके प्रमुख, इसके बेस में अगर कुछ चीज है तो वो तेल है दोस्तों। आज हमें 90% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, और हमें जो इंपोर्ट करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, वो खरीदना पड़ता है अमेरिकन डॉलर से। और इसलिए वो अमेरिकन डॉलर आज 85, एक अमेरिकन डॉलर यानी 85 रुपए बन चुका है। और ये हमारी नहीं, हर डेवलपिंग नेशंस की और ऐसी ये परिस्थिति है। और जब ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था की, जिसकी वजह से आज इतनी विषमता है, ये जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो दोस्तों ये विषमता बहुत कम, अरे बहुत बड़े लेवल पे हम इसको कम करेंगे और एक समानता लाने की कोशिश करेंगे। और ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे एमकोल का, इस साल के कृषि आधारित उद्योगों का। दोस्तों 2 दिन पहले यानी बुधवार से अमेरिका ने हमारे ऊपर, हमारे सभी एक्सपोर्ट के ऊपर 50% इतनी आयात शुल्क या टैरिफ लगाया है। पहले वो टैरिफ 10% था, बाद में 25% किया, और अभी 25 से डबल करके उन्होंने 50% इतना टैरिफ भारत के सभी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, अमेरिका के ऊपर लगाया है। अभी इसके वजह से हमारे बिजनेस सेक्टर्स में बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी हुआ, क्योंकि अमेरिका के साथ जो हमारा व्यवहार है, बिजनेस है, वो पॉजिटिव है। यानी हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। और ऐसे स्थिति में जब 50% अगर टैरिफ ड्यूटी लगती है तो जो भी चीज आज हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर टैरिफ होगा, उसके ऊपर ड्यूटी होगी, महंगे होंगे वो। और उसकी तुलना में हमारे आजू बाजू के जो देश है, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, इनसे जो प्रोडक्ट जाएंगे वो हमारे तुलना में 30% सस्ते होंगे। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे वो सभी सेक्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट, हमारी जीडीपी, इसके ऊपर होगा। ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? चलिए देखते हैं दोस्तों। ये वो सेक्टर्स है, ये वो प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर इसका परिणाम होने वाला है। सर नंबर 1 प्रोडक्ट है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में हमारी लगभग लास्ट ईयर जो हमने एक्सपोर्ट किया अमेरिका को, वो 10.9 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर इतना किया। उसके बाद जेम्स ज्वेलरी, डायमंड्स, ये 10 बिलियन डॉलर का इतना प्रोडक्ट लास्ट ईयर हमने उनको बेचा, उसके ऊपर परिणाम होगा। बाद में एग्रीकल्चर, मीट, प्रोसेस्ड फूड, श्रिम, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, लेदर, इन चीजों के ऊपर होगा। और कितना होगा ये हमने देखा कि कितना हमने अभी तक किया। लेकिन लॉन्ग टर्म में या कुछ ही दिनों के बाद सच में इसका कितना असर होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दोस्तों दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो भारत की। और सिर्फ ओल्डेस्ट ही नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में इतनी वैरायटी है, इतना स्ट्रांग बेस है उसका, जो दुनिया में किसी के पास, दुनिया में किसी देश में नहीं। हमारे हमारे देश में इसकी कई सारी वैरायटीज है और हर राज्य में अपनी एक इसमें कला है। हमारे देश में लगभग 4.5 करोड़, यानी एग्रीकल्चर के बाद, खेती के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर कोई है तो वो टेक्सटाइल है। 4.5 करोड़ लोग इसमें, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है इससे। लेकिन ऐसे जो अलग अलाइन सेक्टर हम लोग जिसे कहते हैं, जो इसके ऊपर काम करते हैं, इसके साथ काम करते हैं, अगर हमने ये देखा तो टोटल 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से आज मिल रही है। और पिछले साल जो हमने इसका बिजनेस किया, जो सेक्टर जो हमारे, वो लगभग 180 बिलियन डॉलर इतना था।
उसमें से जो एक्सपोर्ट था वो 37 बिलियन डॉलर इतना था। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक इस हमारे बिजनेस को 180 से लेके 350 बिलियन डॉलर इतना लेके गए। तो देखो, तो दोस्तों कितना असर होगा इन सब चीजों के ऊपर। दोस्तों आज पूरी दुनिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है ग्लोबली अगर हम बात करें, तो इस सेक्टर में 75% जो कपड़े बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो 75% प्रोडक्ट बन रहा है तेल से। 75% तेल से बन रहा है और सिर्फ 25% बन रहा है नेचुरल फाइबर से, यानी कृषि पे जो डिपेंडेंट है वो। दोस्तों ये 75% जो तेल से कपड़े बन रहे हैं, ये दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। आज एक ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है, हम हमेशा सिर्फ फॉसिल फ्यूल या ईंधन के बारे में बोलते हैं। ईंधन के बाद सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वह है कपड़ा, तो वह है टेक्सटाइल, और उसका कारण है ये तेल। 75% एक कपड़े आज तेल से बन रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है आफ्टर एनर्जी। तो सोचिए कितना बड़ा स्केल है। और ऐसा नहीं, पूरी दुनिया के सामने अभी ये सच है। पूरी दुनिया जानती है कि ये कपड़ों की वजह से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से आज दुनिया खतरे में है। और अगर इसको रोकना होगा तो ये कम करना होगा, ये बंद करना होगा, तभी जाके हम इस पोल्यूशन को रोक पाएंगे, तभी जाके इस क्लाइमेट चेंज को हम कम कर पाएंगे। और दोस्तों ऐसे परिस्थिति में ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन हमको ये तेल से बनाने वाले कपड़े को हमको कम करना ही पड़ेगा। चाहे वो ट्रंप हो, अमेरिका हो, या कोई डेवलपिंग नेशन हो, छोटा से छोटा देश हो, लेकिन उनको ये कपड़े के अंदर, उनको ये तेल से बने हुए कपड़े, ये टेरिकॉट, पॉलिस्टर, ये सब बंद करने पड़ेंगे, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे, तभी जाके इस संकट के ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर हम कर पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में जो एडवांटेज भारत के पास है वो दुनिया में किसी के पास। पूरी दुनिया जब नेचुरल फाइबर के ऊपर सोचती है, टेक्सटाइल के ऊपर सोचती है, तो एक ही सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है, वो है कपास, वो है कॉटन। कॉटन के ऊपर सब उनकी सोच है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन की खेती अगर किसी देश में है तो हमारे देश में। ना वो रशिया के पास है, ना अमेरिका, ना चाइना। प्रोडक्शन में हम भले ही अभी दूसरे स्थान पे है, वो फर्स्ट स्थान पे आ जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन हम तैयार करेंगे। आज सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमारे पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं। अगर हम जूट की बात करें तो जूट में ऐसा समझे कि हमारी मोनोपोली। अगर हम सिल्क की बात करें, रेशम की बात करें, तो भले ही चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन चाइना सिर्फ 2 तरह के रेशम बनाता है। भारत एकमेव देश है पूरी दुनिया में कि जो सभी 4 तरह के रेशम बनाता है। तो आने वाले दिनों में जो कंपलसरी है कि हमें तेल के कपड़े छोड़ के हमें जब कृषि आधारित है, नेचुरल फाइबर के ऊपर काम करना है, तो भारत के ऊपर दुनिया डिपेंडेंट है। किसी टैरिफ से वगैरह डरने की या चिंता करने की जरूरत ही नहीं हमें। कंपलसरी है लोगों को जरूरत है हमारी कि आने वाले दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और बेचें। दोस्तों अभी बिजनेस साइज अगर हम देखेंगे तो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमें 350 बिलियन डॉलर इतना बिजनेस करना है इस टेक्सटाइल का, और उसमें ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। लेकिन ये हम बात तब कर रहे हैं जब आज की तारीख में हमारे यहाँ भी 60% हम जो भी कपड़े तैयार कर रहे हैं अपने देश में भी वो तेल के कर रहे हैं, और सिर्फ 40% हमें नेचुरल फाइबर के कर रहे हैं। सोचिए जब ये अभी कंपल्शन है, हम जब ये 100% जब हम नेचुरल फाइबर के ऊपर जाएंगे और दुनिया को जाना ही पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में ये 350 नहीं, बहुत आगे निकल जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आज अगर किसानों के बारे में हम सोचें तो सबसे ज्यादा किसान आज जिस क्षेत्र में तकलीफ में है उसमें से एक क्षेत्र है कपास वाला, कॉटन ग्रोइंग एरिया, महाराष्ट्र में है जहां जहां। तो सबसे ज्यादा तकलीफ आज किसानों को उधर है। और मैं आपको बोलता हूं कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा समृद्ध अगर शायद कोई होगा तो वो कपास तैयार करने वाला है, कॉटन तैयार करने वाला होगा। ये कंपलसरी है, इसको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ये कंपलसरी करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारा एडवांटेज हमारा होने वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये 10-11 बिलियन डॉलर का अगर हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगाई, तो उससे कोई फर्क हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर होगा नहीं। इनफैक्ट आने वाले दिनों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री करके हमारा टेक्सटाइल में नाम होगा। और वैसे ही जेम्स ज्वेलरी, आज हमारे देश के लिए भी ये जेम्स ज्वेलरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी को बहुत कंट्रीब्यूशन इसका है, हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा करते हैं। अब आज की तारीख में लगभग 45 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं एज एम्प्लॉयमेंट इस जेम्स ज्वेलरी। अभी हमारे देश में हम हीरे नहीं बनाते, और बहुत ऐसी कंपनियां जो
यूरोप बेस्ड कंपनी है वो, जो ज्यादा शायद बिजनेस करती है जेम्स ज्वेलरी में। लेकिन इसमें भी ये सेक्टर भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। कैसे? तो हीरा, आप कहीं भी जाइए दुनिया में, कोई भी कंपनी अगर हीरे के जेवर बेच रही है, 10 में से 9 हीरे प्रोसेस होते हैं भारत में, कोई ऑप्शन नहीं, मोनोपोली में है, ऐसे समझिए आप हीरो में। दूसरा, अगर सिल्वर की बात करें तो सबसे ज्यादा सिल्वर का एक्सपोर्ट भारत करता है। तीसरा, अगर हम सोने की बात करें तो सोने के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट भारत है। तो इस सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो भारत के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप इटली में जाएंगे और बहुत बड़ा गहना खरीदोगे, बहुत महंगा महंगा गहना खरीदोगे, लेकिन वो डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। तो इस सेक्टर पे भी जो चीजें है वो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये पूरा सेक्टर वर्ल्ड वाइड ये हमारे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे ही लेदर इंडस्ट्री है। लेदर इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जितने भी ये एनिमल्स है जिनसे ये लेदर निकाला जाता है, 20%, आप नोट कीजिए, 20% वो कैटल, वो जो एनिमल्स है वो भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा लेदर का उत्पादन भारत करता है। तो यानी आप शायद बाहर परदेश में जाओगे और बहुत अच्छी बैग या कुछ लेदर का खरीदोगे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो लेदर जिसने एक्सपोर्ट किया है उस देश को, उस कंपनी को, वो भारत है। लेदर इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा हम रॉ लेदर ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ये भी ऐसी इंडस्ट्री है ना कि इसमें सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल भारत तैयार करता है। और इसमें दुनिया के सभी जो मैक्सिमम बिजनेसेस हाउसेस या देश इसके ऊपर जो काम करते हैं वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। श्रिम्प यानी झींगा, यानी प्रॉन्स हम जिसे कह सकते हैं। दोस्तों, प्रॉन्स का भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है अमेरिका। भारत एक ऐसा देश है, भारत को लग के जो समुंदर है वो इतने सुंदर, यानी वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनकी समुंदर की, वो इतनी अच्छी है कि वहां बहुत अच्छी प्लैंकटन नाम की जो वनस्पति होती है जिसे फिश खाते हैं, वो बहुत अच्छी ग्रो होती है। और इसलिए हमारे समुंदर में जो मछली होती है वो बहुत अच्छी होती है। इतनी अच्छी होती है कि एक जमाना था कि हम जितना भी एक्सपोर्ट करते थे तो सभी एक्सपोर्ट हम जापान को करते थे। अभी वो जापान जापान जो पूरी तरह से ऐसा समझिए कि समुंदर में है, सभी तरह के समुंदर, लेकिन वो हमसे मछली खरीदता था क्योंकि मछली की क्वालिटी भारत की ऐसी है। और आज की तारीख में भी अगर देखेंगे तो पोल्यूशन बाद में बढ़ने की वजह से जापान ने उसको कम किया है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर जब ध्यान देंगे तो ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इसके ऊपर यानी सभी ये जो देश है डेवलप्ड, ये हमारे बायर्स हैं, यहाँ बहुत अच्छा डिमांड है। तो इसका भी कोई असर हमारे इस टैरिफ का पड़ने वाला नहीं है। हैंडीक्राफ्ट, दोस्तों हैंडीक्राफ्ट में तो आप चौंक जाएंगे कि हैंडीक्राफ्ट जो हम सोचते हैं कि यानी भारत की तो इतनी एक्सपर्टीज है इस हैंडीक्राफ्ट में। हर राज्य में, हर जिले में मैं बोलता हूं, मैं समझता हूं कि अपनी अपनी एक हस्तकला का एक आविष्कार है। और दोस्तों, आपको क्या अंदाजा है कि हस्तकला का या हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कितना बड़ा बन चुका है? कुछ सालों में ये बिजनेस इतना बड़ा बन चुका है कि आज की तारीख में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हैंडीक्राफ्ट दुनिया में बेचा जाता है। पूरी दुनिया में हर देश में आजकल लोगों में वो पहल है कि वो इसको ज्यादा पसंद करते हैं, पेट्रोकेमिकल चीजें नहीं, उल्टा ऐसे हैंडीक्राफ्ट जो दिखने में सुंदर हो, लग्जरी वाले लगते हो, ऐसे। और ये इतना फास्ट ग्रोइंग मार्केट है कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द ये $2.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने वाला है। और दोस्तों, इसका कोई एक पोर्शन हम अमेरिका को दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो ऐसा है कि ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम इसमें हम करेंगे। यानी हैंडीक्राफ्ट के लिए तो ऐसा समझे कि सभी पूरी दुनिया में आज मार्केट बन चुका है, इतना अवेयरनेस आ चुका है और इतने फास्ट ग्रोइंग ये बिजनेस, ये सेक्टर बन चुका है। और इसमें भारत का बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोई दूसरा देश हमारे करीब भी नहीं है, इतना हैंडीक्राफ्ट हम कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड, ये भी एक ऐसा आइटम है कि जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, इसकी बात जब हम करते हैं तो फूड तो एक है ही, लेकिन सिर्फ फूड नहीं है। हमारे पास एग्रीकल्चर का ऐसा समझिए कि हर तरह का एग्रोक्लाइमेटिक विभाग है हमारे यहाँ। यानी हम हर तरह की खेती हमारे यहाँ होती, जो वैरायटी, जो डाइवर्सिटी भारत में वो दुनिया में किसी के पास नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास नॉलेज है आयुर्वेदा का। यानी इस खेती से आज तक हमने मसाले वगैरह सब बनाए, लेकिन ये आने वाले दिनों में इस खेती से हम केमिकल्स बनाएंगे जो पूरी दुनिया को देंगे। इस खेती से हम कॉस्मेटिक्स बनाएंगे जो पूरी दुनिया को देंगे। इससे
फर्नीचर बनाएंगे और कई सारी चीजें होंगी। तो ये जो सेक्टर है, ये आने वाले दिनों में जब पेट्रोकेमिकल को छोड़ इन सभी चीजों पे जाना पड़ेगा दुनिया के लिए, जो कंपलसरी है, तो उसमें भारत जैसा कोई भारत जैसे पास में ही कोई नहीं, इतना नॉलेज, इतनी खेती हमारे पास। तो इस सेक्टर पे भी लॉन्ग टर्म में कोई असर नहीं होने वाला है। इनफैक्ट कारपेट से देखिए, सिर्फ कारपेट से $1.2 बिलियन के कारपेट लास्ट ईयर हमने अमेरिका को बेचे। अभी ये सभी जो यूरोपियन या डेवलप्ड देश है, वहां टेम्परेचर लो होता है, उनको कारपेट की जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में मैक्सिमम कारपेट जो बन रहा है वो पेट्रोकेमिकल से बन रहा है। लेकिन दोस्तों, ये पेट्रोकेमिकल छोड़ जब आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो भारत का तो जवाब ही नहीं। एक तो ये ऑर्गेनिक नेचुरल फाइबर से बनेंगे, ऊपर से हस्तकला, यानी ऐसा समझे कि सिर्फ मोनोपोली है। जिस तरह से भारत प्रोडक्ट तैयार कर सकता है और बेच सकता है, दुनिया में कोई कंपटीशन ही नहीं। तो ये सभी जो प्रोडक्ट आज हम वहां दे रहे हैं अमेरिका को, दोस्तों ये बहुत एक्सक्लूसिव है। ये कोई बीट ही नहीं कर सकता, कोई कंपटीशन ही नहीं इसमें। आज ये ट्रम्प साहब ने जो सोच के टैरिफ लगाया ना 50%, वो ये सोच के लगाए, तेल आधारित अर्थव्यवस्था सोच के लगाया। तो उनको लगा कि भारत नहीं देगा तो वियतनाम देगा या कंबोडिया देगा या बांग्लादेश से लेंगे। क्या लेंगे आप? तेल से बनाई हुई चीजें। ये नहीं चलेगा। आज आज इतना बड़ा संकट पूरी दुनिया के ऊपर है कि कंपलसरी ये छोड़ के अभी कृषि आधारित वस्तुओं पे, चीजों के ऊपर या सस्टेनेबल चीजों के ऊपर जाना पड़ेगा। कंपलसरी जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। किसी की एक डिक्टेटरशिप चलेगी ही नहीं इसके ऊपर। और इस सस्टेनेबल इकोनॉमी में जब हम जाएंगे तो कृषि, खेती से ही सब चीजें करनी पड़ेगी। और उसमें जो भारत कर सकता है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये टैरिफ की तो बात छोड़िए, लेकिन आने वाले दिनों में हम इकोनॉमी में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। भारत बाय डिफॉल्ट दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाला है, और इसकी शुरुआत हम इस साल करेंगे। हम अपने देश को नंबर 1 की इकोनॉमी बनाएंगे और फिर से अपने देश को उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद।